नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 7 का लेसन पढ़ रहे थे। अध्याय 1, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसमें आपको मैंने ये वाला मानचित्र बताया, ये पुराना मानचित्र, उसके बाद ये वाला मानचित्र बताया। इसके पश्चात हमने नई और पुरानी शब्दावली में हिंदुस्तान और विदेशी शब्द का मतलब देखा कि क्या उन्हें बोला जाता था। अब हम पढ़ेंगे इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, 700 से 1750 ईस्वी तक के बारे में पढ़ेंगे। तो इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही है। मतलब उस समय जो स्रोतों का यूज़ किया जाता था, आज भी उन चीज़ों को वापस यूज़ किया जाता है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। अभी भी अगर हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त करनी होती है तो हम क्या देखते हैं, सिक्के, शिलालेख। शिलालेख मतलब जो पत्थरों पर, चट्टानों पर लिखा लेख होता है उसे शिलालेख। स्थापत्य जिसमें भवन निर्माण के कैसे चित्र बने हुए हैं, क्या लिखा हुआ है आदि तथा लिखित सामग्री इस पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी है। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप में से बढ़ गई है। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, लिखित सामग्री की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे हैं। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। पहले जो है कागज़ बहुत महंगा होता था, लेकिन वर्तमान में क्या कागज़ इतना सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर भी उपलब्ध होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे हैं। देखते ही हो आप लोग, ये सब कुछ काम में कागज़ आने लगा है। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। जो धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर ये क्या करते थे, पहले पांडुलिपियाँ इकट्ठी करते थे। मतलब ये पहले पत्तों के ऊपर लिखा करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। अभिलेखागार जिसे हम म्यूजियम बोलते हैं। अभिलेखागार का अर्थ है एक ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यूरो का रिकॉर्ड रखते हैं। मतलब हमने कोई पुरानी चीज़ लिखी है, उसको हम संभाल के रखना चाहते हैं तो उसे म्यूजियम में रखा जाता है, ताकि जब भी जरूरत पड़े हम उसे देख सकें, तो उसे अभिलेखागार बोला जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि जो उस समय लिखा गया था ज़रूरी नहीं वो हमें समझ आए, तो उनका उपयोग करना भी बहुत कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपि या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। मतलब अभी जो वर्तमान में ये प्रिंटिंग मशीनें चल रही, छापे खाने जो चल रहे हैं, तो उस समय ये नहीं थे। तो जो भी लिखने का कार्य करता था, जो नकल करने का कार्य करता था, नकल नवीस मतलब जो नकल करने का काम करता है, तो वो हाथ से ही लिखने का कार्य करते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि ये काम आसान नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारे शब्द उनके समझ नहीं आते। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज़ी लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। मतलब आप जो लिखते हो और आपके मित्र ने जो लिखा उसमें बहुत अंतर आ जाता होगा, आप शब्द बहुत सी बार बदल भी जाता है। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपि बनाते हुए कुछ हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे। कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, कभी कभी शब्द बदल जाता था, कोई वाक्य बदल जाता था। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती रही। अब पहले कुछ किताब लिखी, उसकी नकल किसी और ने करी, फिर वो जो नकल करी गई किताब, फिर उसकी नकल किसी और ने करी। तो ये प्रतिलिपियाँ, मतलब प्रतिलिपि एक तरीके से जेरोक्स, ये बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। तो क्या हुआ, शब्दों में फेरबदल कर दिया, वाक्यों में बदलाव कर दिया, तो एक ही जो मूल ग्रंथ था उसकी अलग अलग प्रतियाँ हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि
शायद ही कहीं मिलती है। तो अब एक समस्या आ गई कि अब मतलब जो मूल पांडुलिपि थी वो तो मिलना बहुत मुश्किल है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। अब मतलब क्या लिखा उन्होंने, इस बात का अंदाज़ लगाने के लिए अगर इतिहासकार कोई खोज कर रहा है तो उसे वो सारी जितनी प्रतिलिपियाँ उन सबका अध्ययन करना पड़ता है ताकि वो मूल बात पर पहुँच सके। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे और लेखक भी अपने बदलाव कर देते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा। अब देखो 14वीं शताब्दी में इतिहासकार कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी। इन्होंने अपना पहला वृत्तांत लिखा 1356 में और दूसरा वृत्तांत लिखा इसके 2 वर्ष बाद, मतलब 1358 में। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 में तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। ये पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कई दबा पड़ा था। ये आप देख रहे हो, पहले ज़माने में ऐसा लिखा जाता था। ये एक लघु चित्र की प्रतिक्रिया है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है, नकल उतार रहा है, देख रहे हो आप। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेमी इंटू 1 सेमी है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का उपयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ नहीं था, मतलब उसको कोई किताब वापस लिखनी थी तो उसके पास इतना कागज़ नहीं था। इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसको ज़रूरत नहीं थी। मतलब उसने उस एक किताब को धो दिया जिसमें शब्द लिखे हुए थे और उसके कागज़ को सुखाकर इस्तेमाल कर लिया। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती है और दुकानदार और वस्तु कागज़ में लपेट कर देता है। मतलब एक समय ऐसा था जब कागज़ की कमी थी और एक ऐसा समय है आज हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार तक हमें कागज़ में वस्तु लपेट कर देता है। ये चित्र 2 जो है, लिखावट में भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलीक लिपि, बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिकस्त लिपि अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। यह 2 लिपियाँ अरबी और फारसी भाषा में लिखी हुई है। आज इतना ही पढ़ेंगे हम, कल इसके आगे का पढ़ेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें और इस पर कमेंट ज़रूर करें और आगे से आगे शेयर करें और पूरा वीडियो देखें। कल हम पढ़ेंगे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। धन्यवाद।